चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। कौन सा सेकंड पार्ट? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या है, बड़ा इजी है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट मेड टू द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे हम अपने एम्प्लॉयज की पेमेंट करते हैं, उनकी वेजेस, बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, जो करना ही पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, बताइए? प्रॉफिट, जो हमें खुद को पे करते हैं। एंड द लास्ट वन इज रेंट। ठीक है। अब इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, फॉर फैक्टर ओनर्स payment made to them are factor incomes which are called rent, wages, interest and profit. Thus, according to the income method, national income is calculated by summing up factor incomes of all the normal residents of the country we earned within and outside the country during the period of accounting year. कहता है जो दुनिया के अंदर हमारे इंडियंस हैं, रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिया से कमा रहे हैं, चाहे वो बाहर से कमा के ला रहे हैं इंडिया में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब कुछ क्लब कर देंगे। ठीक है केतन? We know that the net value by an enterprise is distributed as factor income among factors of production. Therefore, the value of national income computed by income method should, बहुत easy chapter है, should be same as one calculated by value added method. कहता है अगर हम मेथड चेंज करें इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर वेरी कर जाएगा, राइट? क्लियर? अब जैसे मैं बात करूं, हमारा सीकेपी सेंटर है, अगर मुस्कान जी पुतलीगढ़ साइड से आते हैं तो सीकेपी सेंटर तभी भी यहीं पे है। अगर मुस्कान जी लोहारी गेट साइड से आते हैं तभी सेंटर तो वही है। तरीका बदलेगा ना, सेंटर थोड़ा बदल जाएगा। ये सो नो, उधर से कुछ और चीजों को प्लस माइनस करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट लेने पड़ेंगे टर्न, इस साइड से कुछ और राइट लेफ्ट टर्न लेने पड़ेंगे, बट सेंटर का रीचिंग पॉइंट तो वही है। तो हमारा आंसर सेम रहेगा चाहे कोई भी मेथड अडॉप्ट करें। अभी सेकंड मेथड करें, इवन थर्ड मेथड आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी ऐसे चलेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। हमारे पास जो निकालने के क्राइटेरिया आइटम्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? Thus, the factor income is generated by all the producing units located within the domestic territory. Economics are added up. The resulting total will be domestic income or net domestic product at factor cost. सबको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब डोमेस्टिक दिया तो डोमेस्टिक के अंदर भी नेशनल का पार्ट आया? नहीं आया। और फैक्टर कॉस्ट दिया तो टैक्सेस आए? नहीं आए। By adding net factor income from abroad to domestic income, we get national income. कहते हैं हमारे को जब इसमें हम net factor income from abroad प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? नेशनल इनकम आ जाती है। ये निकालनी सीखी थी हमने लास्ट चैप्टर में, तो अभी भी सेम देखो चीजें आ रही हैं। While measuring national income, we should include only those incomes that are originated within the production of goods and services, जो हमारे इकोनॉमी के अंदर ओरिजिनेट होती हो। कल किया था मैंने, बताया था। जैसे आपकी मैं पढ़ाता हूँ, मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बाहर से भी इनकम होती है, तो मेरी इनकम का ओरिजिनेट सोर्स क्या है? इंडिया। इकोनॉमी कौन सी है? इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर जनरेट हो रही तो मेरी डोमेस्टिक इनकम काउंट होगी, और जो बाहर से पेमेंट सारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएंगी। ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, माइक मार्क कर लो। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर पेमेंट मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। फैक्टर पेमेंट तो इजी हो गया ना, कि जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो फैक्टर पेमेंट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड का नाम क्या है? उसका नाम भी याद कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, DSM। DSM कभी कभी याद करने में दिक्कत है तो उसका निमोनिक बना लो। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? अब कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स को स्टडी भी करेंगे। कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो हम एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देते हैं क्योंकि वो काम करते हैं हमारे पास, दिहाड़ी देते हैं, वेजेस, दैट इज कंपनसेशन। रेंट एंड रॉयल्टी, हम अगर अपना घर भी यूज कर रहे हैं ना रहने के लिए, तो हम वो रेंट बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो रेंट बचा रहे हैं, क्योंकि अगर अपना ना होता तो बाहर रेंट देते। तो जो रेंट बचा रहे हैं उसका नाम क्या होता है? इम्प्यूटेड रेंट। क्या नाम होता है? इम्प्यूटेड रेंट या नोशनल रेंट। दूसरा नाम क्या है? नोशनल रेंट। उसके बाद अगर हम जब कभी काम शुरू करते हैं, हम मोस्टली ना कैपिटल बोरो भी करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, फ्रेंड्स सर्कल से अपना उधार मांग लेते हैं कि यार मेरे को हेल्प कर, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें हम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पेमेंट। जो हमने फैक्टर्स ऑफ, और इंटरेस्ट की पेमेंट्स कौन सी आएंगी? जो फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रोडक्शन में यूज होती है, जो हमें अपनी बिजनेस चलाने में यूज करनी है, अपने कमर्शियल एक्टिविटी में यूज करनी है, पर्सनली नहीं, कंजम्पशन के लिए नहीं। उससे वैसे मैंने जसकीरत से लोन ले लिया,
जसकीरत को कहता हूँ, जसकीरत यार मेरे को 5 लाख का लोन दे, तो लोन लेके मैं घर में ना लाइवलीहुड चलानी शुरू करती, अपना खाना पीना शुरू कर दिया, तो वो कंजम्पशन के लिए हो गया, दैट इज नॉट काउंटेड, उसका इंटरेस्ट नहीं काउंट होगा। जो मैंने जसकीरत से लोन लिया 5 लाख का, उसका मैं टीवी ले आया, उसका मैं अपना मशीनरी ले आया, फर्नीचर ले आया, जो मुझे पढ़ाने के लिए इक्विपमेंट जरूरी थी मैंने वो एम्प्लॉय कर ली, तो मैं प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट काउंट होगा। अभी आगे पढ़ेंगे सारा, अभी ओरली बता रहा हूँ। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता, तो प्रॉफिट्स आर द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस। थर्डली, फिफ्थली सॉरी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी जैसे मैं ही हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हूँ? अपने बेस पे अपनी एम्प्लॉयमेंट की हुई है, ये सुनो, खुद को नौकरी दी हुई है सीकेपी के अंदर कि मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, उसके बदले में मैं आपको फीस चार्ज करूंगा, आपको नॉलेज आएगी। तो अब मेरे पास इनकम बड़ी तरह की आती है। आपसे कौन सी इनकम आती है? ट्यूशन इनकम आती है। जीएसटी रिटर्न्स फाइल करता हूँ, उससे कौन सी इनकम आती है मेरे पास? उससे मेरे पास प्रोफेशनल इनकम आती है। इनकम टैक्स के अकाउंट्स करता हूँ, उससे मेरे को सैलरी आती है, मंथली सैलरी आती है। तो मेरी उसको इनकम में अलग अलग पार्ट्स हो गए, तो उसको क्या, जिसमें वेजेस भी आ गई आती होंगी, या अगर जैसे मैं आपको अगर पैकेज बताऊं कि आपका पैकेज इतना है, तो उस पैकेज को अगर हम डेली वेज डिवाइड करें तो पर डे कॉस्ट कितनी निकलती है, तो डेली वेज रेट हो गया कि डेली में आपसे इतने पैसे कमा रहा हूँ। तो उसमें दोनों आ गई, सैलरी भी आ गई और वेजेस भी आ गई, और हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ज्यादा अच्छे से, तो उसको क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम। क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम। अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। System of National Accounts 1993, a joint publication of the United Nations and the World Bank, has elaborated the above components and recommend their use by all the countries in preparing national income estimates. तो 1993 में कमेटी बैठी, उन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज को इनको रिकमेंड करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें बंद करता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो पहला पार्ट क्या आ गया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज की कंपनसेशन, तो उसमें क्या आएगा? अब कौन सी कंपनसेशन, ये भी पार्ट देखेंगे कौन सी आएगी। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दे आर वेजेस एंड सैलरीज। नीचे तो नहीं है, कुछ नहीं है, और वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है, इन कैश और इन काइंड। बी पार्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर देयर डिटेल्स रेफरेंस एंड चार्ट गिवन बिलो। वो जो चार्ट दिया, वो चार्ट को भी हम स्टडी करेंगे, इसको पहले हम कर ले, उसके बाद चार्ट को देखेंगे। ठीक है। इट मेक्स अप द लार्जेस्ट सिंगल कंपोनेंट ऑफ इनकम एंड जनरेटेड विद इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It is important to note that the social security contribution made by the employees are not included in determining their overall compensation. अब देखिए, जब आप किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट देते हो ना, जितनी देर के लिए देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए एम्प्लॉयर, कि उसकी एक तरह की सोशल सिक्योरिटी लग के चलना, कि वो मेरे पास आ रहा है, तो उसको एक आप गाड़ी प्रोवाइड कर देते हो कि आप गाड़ी में आओ। आप देखो कि कई भी जो एमएनसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए गाड़ी पिक एंड ड्रॉप सर्विस कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो आते हैं, उनको परेशानी ना हो। कंपनी के अगर हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल कार्ड आती है। वैसे सुनो, अगर आप कहीं जगह स्टे करते हो, किसी अच्छे होटल में स्टे करते हो, JW मैरियट, हॉलीडे इन, ताज, स्वर्णा, तो वहाँ पे उनको स्पेशली आपने कहीं जाना तो आपको अपनी गाड़ी में भेजते हैं। क्यों? आपको स्कॉट सर्विसेज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप उनको पे ऑफ कर रहे हो, और आपकी ध्यान रखना उनका फर्ज है। ऐसे जब हम एम्प्लॉय होते हैं ना, तो एम्प्लॉयर का एक फर्ज होता है कि अपनी एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी रख के चलना। बेशक काम करते हुए, मान लो काम करते उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर मान लो उसका चिमनी का काम है, तो चिमनी के अंदर काफी हॉट होती है, तो कई बार क्या होता है कि कई बार गलत काम हो जाए तो उसके हैंडीकैप हो जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उनकी इंश्योरेंस ली होती है। तो वो कौन लेता है? एम्प्लॉयर लेता है, ताकि कल को अगर भगवान ना करे कोई ऊपर नीचे बात हो जाए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो? वो ना हो, उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देकर, उसको अपना कंपनसेशन देकर अपना जो केस है वो सॉल्व कर लेती है। कई बार नहीं करते, तो उसमें फिर होता है ना कि गवर्नमेंट ने उसको इतना मुआवजा दिया, मुआवजा बोलते हैं कंपनसेशन को। तो ये चीज सोशल सिक्योरिटी होना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। ठीक है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि बेसिक छुट्टी है, उसमें कंडीशन होती है कि अगर कोई 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो कुछ लॉस लगते हैं, किसी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो तो ऐसे लॉस लगते हैं, वो बाद में पढ़ोगे, आप बीकॉम में पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप करते हो तो। नेक्स्ट, और जो एम्प्लॉय अपनी पॉकेट से जो अपनी सिक्योरिटी कर रहा है, वो नहीं काउंट होती, क्योंकि उसको तो इनकम में आएगी वो। जैसे मेरे पास अगर मेरे पास 50,000 आते हैं, तो मैं 50,000 से 2,000 की पॉलिसी ले रहा हूँ, तो 50,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड था ना वो, तो उसको दोबारा इंक्लूड करूंगा नहीं, जो एम्प्लॉयर ने किया वो उसका पार्ट बनेगा। क्लियर? The reason for this stems from the fact that such payments are made from wages and salaries of employee and therefore do not increase the employee's remuneration. तो जब हम अपनी पॉकेट मनी से अपनी एक रेमुनरेशन कर रहा हूँ, पे किसके लिए? पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ले रहा हूँ, मेरी इनकम थी 50,000, पॉलिसी बाजार से मैंने 5,000 की पॉलिसी ले ली, तो मेरी इनकम 55 हो गई? नहीं, मेरी इनकम तो 45 आ गई, कम हो गई उल्टा।
तो अपने से ले रहा हूँ ना। हाँ, अगर मेरे को एम्प्लॉयर लेके देता है तो मेरे पास तो 50 आ ही रहा है, उल्टा एम्प्लॉयर ने मेरे को लेके दे दी तो वो पार्ट इंक्लूड होगा, वो बढ़ गई मेरी, जो मेरे को लेनी थी वो एम्प्लॉयर को लेके देनी पड़ी। ठीक है। Another important point to be noted here is that the only retirement pension and not old age, retirement pension आएगी, old age pension नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कारण क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, उनसे सर्विस नहीं ले सकते। और जो रिटायरमेंट पेंशन है उसके बदले में क्या होता है कि जब हम कभी अभी जैसे मान लो मुस्कान की भी जॉब लग जाती है, ठीक है, मुस्कान का स्टार्टिंग पैकेज लगता है 12 लाख का, अब 12 लाख का पैकेज लग गया तो 1 लाख महीना हो गया, तो इन हैंड कितना मिलता है मुस्कान कहते हैं, इन हैंड मेरे को 85 के करीब पड़ता है, मिलता है 15,000 मेरा कट जाता है, कुछ टीडीएस के रूप में, टैक्स के रूप में कट जाएगा, कुछ मेरा बेनिफिट्स के रूप में कट जाएगा। तो जो बेनिफिट्स के रूप में कटता है ना वो आपको कब मिलते हैं, आप रिटायरमेंट के टाइम पे, क्योंकि आपकी जब आप जॉब करें, मुस्कान की अभी एज कितनी है, 17-18 एज है, मान लो मुस्कान 20 ईयर्स की एज में उसकी जॉब लग जाती है, तो मुस्कान 40 ईयर्स जॉब करती है, तो मुस्कान ने भी अपने हर महीने 5-6 हजार अपने दिए होंगे, फंड्स में दिए होंगे जो उसको फ्यूचर में मिलेंगे, पीएफ में दिया होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में दिया होगा, तो जब वो रिटायर होगी वो 4,000 की वैल्यू 4,000 रहेगी नहीं, वो तो बढ़ गई होगी। तो वो क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है कि जो आपको आपकी यंग एज में आपको सैलरी कम मिली, जितनी थी पैकेज के रूप में मिली उसकी कम मिली, तो वो बेनिफिट्स आपको बाद में मिल रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, वो तो काउंट करेंगे। ओल्ड एज पेंशन के बदले क्या होता है, ओल्ड एज जैसे अगर सरकार कहती है ओल्ड एज पेंशन देती है किसी को, उसके बदले में उससे कहते हैं कि तू काम कर, नहीं, वो वन टाइम होती है, वो होती है ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, वो क्या होती है, उसके बदले में काम नहीं लेते उनसे, कहते हो कि आप बुजुर्ग हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, आपको घर चलाने के लिए हम इतना बेसिकली सर्वाइव करने के लिए पैसे दे रहे हैं, वो वन टाइम, वो वन साइड पेमेंट होती है, उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। Are included in the compensation of employees. Old age pensions are transfer payments, whereas retirement pensions are like deferred wage. Deferred मतलब अभी आज में इतने रख ले, बाकी पैसे देखो रिटायरमेंट पे मिलेंगे, तो इजी हो गया। Retirement pensions are related to productive services provided by the factor labor earlier. Rent and royalty. अब rent and royalty क्या है? Person who give their land and buildings that they own to others for use earn an income in the form of rent. मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर दी, किसी को दे दी, उसने बोला कि मेरे को यहाँ मशीनरी लगानी है, तो मैंने कहा रख लो, 20,000 महीना रेंट दे जाओ, तो मेरे पास साल का 2,40,000 क्या हो गया, रेंटल इनकम हो गई। अब जब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ तो मैं रेंट दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, पर मैं रेंट बचा तो रहा हूँ, तो वो भी काउंट हो जाता है। वो सिमिलर देखता है कि इस प्रॉपर्टी का कितना रेंट बनता होगा, मैं कहता हूँ इस रूम का उस रूम का मिलाकर 20,000 रेंट बनता होगा, तो हम 20,000 बचा भी तो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्यूटेड रेंट, क्या हो जाएगा, या नोशनल रेंट कभी बोलेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम, he would need to pay the rent to the landlord for staying in the house. It should be noted that imputed rent, अभी ये बात करते हैं imputed rent, अब imputed rent क्या होता है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। It should be noted that imputed rent is calculated for houses that are occupied by their owners. Rental income can also earned when machinery and other fixed assets are given on hire. Similarly, royalty, which is income from subsoil assets, deposits of coal, iron ore, oil, natural gas, etc., and for the use of patents, copyrights, trademarks, and etc., is also included in the rent. अब इसमें क्या बोलते हैं, आपको पता आपका जो घर है, उस घर के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी पे कितना हिस्सा है, कितना आपका हक है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे जैसे मान लो केतन का घर है 200 स्क्वायर यार्ड में, मान लो, ठीक है, ओके सर मेरा 200 स्क्वायर है, मेरा घर है, उसका रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, ठीक है, मान लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरता है, बट उसका हक उस घर के ऊपर सिर्फ 3 फुट नीचे तक है, 3-3.5 फुट, डिपेंडिंग अपॉन द नॉर्म्स, किसी का 5 फुट भी होता है, बट मोस्टली 3 फुट ही होता है, उसके नीचे कुछ है तो गवर्नमेंट का है। और अगर आपको घर के अंदर बेसमेंट बनानी है ना, यू हैव टू पे द टैक्स, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, पता है, नहीं पता, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, किसी भी कमर्शियल यूनिट को अगर बेसमेंट बनानी है उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और मान लो किसी घर के अंदर किसी ने अपने नीचे बेसमेंट बनाने के लिए खोद रहा था, खोदते खोदते पता लगा नीचे स्केल के कुएं निकल आए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जाते हैं, आप कहोगे सर नहीं हम बताते नहीं गवर्नमेंट को, नहीं गवर्नमेंट को हो जाएंगे, कंपलसरी एक्विजिशन हो जाएगी, बट आपको उसके ऊपर रॉयल्टी मिलेगी कि वो आपकी प्रॉपर्टी के नीचे से निकले, आपको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। तो अब घर जाके खोद के देखना कि क्या है, तेल का कुआं निकलता है कि नहीं निकलता। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, चलिए बस बातें नहीं। इंटरेस्ट कहता है, इंटरेस्ट इज द प्राइस फॉर द फंड बोरोड, इट इज अमाउंट दैट द डेटर्स become liable to pay to the creditor for given period of time. Interest is included in national income as it is a compensation for productive services rendered by the factors of production called capital money. किसी से पैसे लेकर उधार लेकर अपने बिजनेस में लगाते हो तो वो प्रोडक्शन के लिए लगाए, उसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हो,
इवन आप अगर अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग के अंदर आपने पार्टनरशिप में देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों? क्योंकि वो पैसा अगर मैं किसी और चीज पे लगाता तो मुझे उसके ऊपर पैसा मिलता। तो वो कहते हैं कि पार्टनर कहता है मैं भी कैपिटल लगा रहा हूँ तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, ठीक है। With borrowed money, a firm purchases capital goods like machinery and thereby increases its productive capacity and income. अब मेरे पास मान लो मैंने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना है, मैं यहाँ पे GoPro का कैमरा लगाऊंगा। अब GoPro का कैमरा कितने का है? अप्रोक्सीमेट 50 के अराउंड का। तो आगे आगे बढ़ता है तो मुझे उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाना पड़ेगा पीछे, अभी तो नॉर्मल ट्रेडिशनल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड लगाना पड़ेगा, साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वाईफाई कनेक्शन, ठीक है। केतन मेरे फोन दिखाना है, इनको बोल दो कि वो क्लास लगा रहे हैं तो इसलिए फोन ऑफ किया हुआ, तो फ्री के फोन करते हैं। पापा का फोन है। इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंटरेस्ट as a factor payment is restricted to payments made by the production units only. क्या कहते हैं? In national income accounting, interest as a factor payment is restricted to payments made by production units only. कि production के लिए अगर कोई चीज यूज करे तो तभी वो आपकी काउंट होगा, अगर प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करे तो वो काउंट नहीं होगा। क्लियर? समझ आ गई? नेक्स्ट, it is important to note that the interest payment by the government on public debt loan taken from public is not included in domestic or national income because loan taken by the government are conventionally treated as consumption borrowings, that is loan for consumption purposes and not for production. Similarly, interest paid by the consumer is not included in the same reason. However, such interests are included in personal income of the lender of the money. अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, उसकी कार ले आता हूँ, कार कोई फंड देकर मेरे को काम दे रही है, अपनी होमली काम दे रही है ना, पर्सनल काम दे रही है ना, घूमने जा रहा हूँ या कहीं अपने ऑफिस आ रहा हूँ या किसी सेंटर पे जा रहा हूँ, यस, तो पर्सनली काम दे रही है, तो मेरे को प्रोडक्शन पे काम दे रही है नहीं। बट अगर मैं वैन लेता हूँ, गवर्नमेंट से लोन लेकर एक वैन लेता हूँ जिसमें बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरी फैक्टर प्रोडक्शन में आ रही है, यस, तो उसका इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, तो कंजम्पशन के लिए उसका अलाउड नहीं हो। क्लियर? चलिए, प्रॉफिट्स। Profits are the reward that the owners of the firm receive for being in business. Firm desire to earn profits in the main motive behind production is the market economy. It should be kept in mind that profit of corporate joint stock company is used mainly for three purposes. Profit किसके लिए यूज होता है? एक तो कॉर्पोरेट के लिए प्रॉफिट टैक्स के लिए, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसमें टैक्स लगता है, लगता है। उसके बाद उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके शेयर होल्डर होते हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कंपनी से। और लास्टली आप उसको अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट के रूप में अपने पास रिजर्व्स के रूप में रख सकते हो, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोल देते हैं, या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। अकाउंटिंग में करते हैं ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गिवन एज डिविडेंड, ठीक है, पेड एज टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कंपनीज को लगता है, राइट? A part of profit has to be paid as a corporate tax. Corporate tax is like an income tax paid by the corporate sector to the government on the total profit earned by it. Also, a firm may keep some profit to ensure further expansion to meet future expenditure. मान लो केतन की नौकरी लगती है, केतन सारे पैसे खर्च देगा क्या? कुछ फ्यूचर के लिए सेव करेगा कि कल को नौकरी तो मिल गई, अब छोकरी भी चाहिए, है ना? तो नौकरी के बाद अपने शादी के लिए कुछ सेविंग्स करेगा, तो जब क्योंकि उसको शादी के लिए कुछ ना कुछ सेविंग्स बचा के रखनी, कुछ शादी में यूज होंगी, तो वो क्या होगा? फ्यूचर एक्सपेंडिचर। These are termed as undistributed profits or retained earnings of the firm. Thus, only a part of firm profits is paid to shareholders or owners of the firm, which is termed as dividend. Hence, profit is equal to corporate tax plus undistributed profit plus dividend. तो वो वही पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड के रूप में, जो उनको अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब होता है कि आप अपना डिविडेंड दे सकते हो, राइट? It must be mentioned here that total income in the form of rent, interest, profit is called operating surplus. ये कर चुके हैं हम। मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसके अंदर लिखा था रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर आप काउंट कर दो तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। क्या नहीं आता इसमें? वेजेस नहीं आता। अगर वेजेस आ जाएगा तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा, याद रहेगा। अगर इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में वेजेस इंक्लूड कर देंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। अगर तीनों चीजें हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस। Operating surplus is the income from property and enterprise wherein rent, including royalty and interest, are property incomes
and profit in the entrepreneurial income. Operating surplus is earned in both private as government enterprise, but there occurs no operating surplus in government sector, general government sector. कहते हैं जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में ना ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता. गवर्नमेंट के जो ऑफिस है ना वो रेंटेड नहीं, गवर्नमेंट खुद के ऑफिस बनाती है. ठीक है, जैसे कॉर्पोरेशन हाउस है तो उसको खुद का है. ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, तो रेंट होगा वहां पे, खुद को रेंट देगी, खुद को रॉयल्टी देगी नहीं. It is because of the reason that goods and services produced in general government sector are not meant for sale in the market but for social welfare. अब कॉर्पोरेशन हाउस है तो वो किसके लिए बने? हम सब लोगों के लिए बने. हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके वहां जा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके वहां जाते हैं. हमारा जी सीवरेज काम नहीं कर रहा, हमारे घर पानी गंदा आता है, हमारे यहाँ पे लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे सामने हॉकर्स की प्रॉब्लम है, तो सब चीजें कहाँ हल होती हैं? कॉर्पोरेशन हाउस में, जहाँ पे आपकी सुनवाई, जब आप काउंसलर्स को रिपोर्ट करते हो वो आगे प्रोवाइड करते हैं आपको. तो वो वेलफेयर के लिए बना होता है, सोशल वेलफेयर के लिए. प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पुअर, टू द पीपल ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट वेरी नॉमिनल प्राइस. और वहां पे कंप्लेन करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं होती, हार्डली कोई फीस लगती, थोड़ी सी 10-15 रुपए, या करो कई बार नहीं भी लगती. अब सरकारी हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे फीस लगती है, हार्डली 5 या 10 रुपए की पर्ची बनती है. मेडिसिन अगर उनके पास अवेलेबल हो, फ्री प्रोवाइड हो जाती है. तो वो कौन सी चीजें हैं? सोशल वेलफेयर की. इतना क्लियर हुआ?